बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं आपका होस्ट चौधरी इरफान ज़ीर। आपको स्पोर्ट्स ऑन पीएसएल स्पेशल ट्रांसमिशन में वेलकम कहता हूं। पीएसएल के बड़े एक्साइटिंग मैचेस जारी हैं जी, और हमने देखा कि कल जो पेशावर ज़ल्मी और मुल्तान सुल्तान के दरमियान में मैच था, बहुत बड़े मार्जिन से पेशावर ज़ल्मी ने 120 रन के डिफरेंस से वो मैच में विक्ट्री हासिल की। आज भी इस पीएसएल की वन ऑफ द बेस्ट दो साइड कहना चाहिए, उनका मुकाबला होगा कराची किंग्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड का। इस्लामाबाद यूनाइटेड अभी तक अनबीटन है जी, और कराची में आज मैच खेला जाएगा, उस हवाले से भी डिस्कशन करेंगे। और वुमेन क्रिकेट टीम के बात करें तो क्वालिफायर में अपने तमाम मैचेस जीत के क्वालिफाई तो है ऑलरेडी पहले ही कर चुके थे, बट अनबीटन रहे हैं, और वो बांग्लादेश की साइड जो है वो वर्ल्ड कप जो भारत में खेला जाएगा उसके लिए क्वालिफाई कर चुके हैं। इन सारे अफेयर्स पे बात करें जी, हमारे साथ डिस्कशन के लिए हमारे जो पैनलिस्ट है वन एंड ओनली उमर कुल मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम उमर भाई, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग जी। उमर भाई, थोड़ा सा अगर हम जब बात करें टीमों के हवाले से तो पॉइंट टेबल की तरफ बढ़ते हैं। पॉइंट टेबल पे एक दफ़ा देख लेते हैं जी स्टैंडिंग्स तमाम टीम की। जिस तरह हमने जिक्र किया कि इस्लामाबाद यूनाइटेड जो है वो टॉप पे है, 3 मैच खेले हैं, तीनों जीते हैं, उन्होंने 6 पॉइंट हैं। लाहौर कलंदर की बात करें तो 2 मैच जीते हैं, 3 में से 1 हारे हैं और उनके 4 पॉइंट हैं। इसी तरह कराची किंग जो है वो भी 2 मैच जीते, 1 हारे हैं, उनके 4 पॉइंट हैं। ग्लैडिएटर 1 मैच जीते, 2 हारे हैं और उनके 2 पॉइंट हैं। ज़ल्मी भी कल विक्ट्री के बाद पॉइंट टेबल में अब 5वें नंबर पे है। और मुल्तान सुल्तान जो 4 सीज़न में वन ऑफ द बेस्ट साइड थी, हमेशा फाइनल खेलती रही हैं, वो इस दफ़ा कोई मैच नहीं जीत पाई। तो पहले कल वाले मैच का थोड़ा हम जिक्र करना चाहेंगे। क्या आपको लगता है कि मुल्तान सुल्तान किन एरियाज़ में लैग कर रहा है इस दफ़ा? क्या सिलेक्शन उनकी गलत हुई है, कोई गेम प्लानिंग का मसला है, या आपको लगता है टीम जेल नहीं हो पा रही? नहीं, देखें, उन्होंने पिक तो बड़े अच्छे किए हैं, लेकिन वो थोड़ा सा अगर लैग कर रहे हैं तो वो फील्डिंग में लैग कर रहे हैं। ठीक। जैसा कि आपको पता है कि कल जो मैच हुआ उन्होंने कितने कैचेस ड्रॉप किए हैं और उसके बाद इतना पेशावर को टोटल मिला। जैसे उन्होंने ऊपर से आउट किए थे पेशावर के, तो मेरा ख्याल है कि उनको वापस आने ही नहीं देना चाहिए था मुल्तान को, लेकिन उन्होंने कैच इतने ड्रॉप किए हैं, इतने चांस अगर आप देंगे तो फिर ऑटोमेटिकली इतना स्कोर तो होगा फिर। अच्छा, थोड़ा उनकी बॉलिंग की भी बात करें तो जिस तरह हमने पहले भी जिक्र किया था कि इस दफ़ा बॉलिंग में वो स्पार्क नज़र नहीं आ रहा। हर पीएसएल के अंदर देखते हैं कि उनके टॉप 2 उनके बॉलर होते हैं। लास्ट टाइम भी पिछले सीज़न में सानुल्लाह थे, फिर लास्ट सीज़न में मोहम्मद अली ने भी इनकी तरफ से रिप्रेजेंटेशन किया अपनी, और उसामा मीर दोनों हाईएस्ट विकेट टेकर थे। बट इस दफ़ा दोनों जी धानी भी थे, दानी भी उससे पहले थे। तो ये इन्होंने खैर कुछ चेंजिंग भी की है, बट इस दफ़ा जो बॉलिंग में हम देख रहे हैं कि कोई भी बॉलर इनका उस तरह का मार्क नहीं छोड़ पा रहा। आकिफ जवेद आया टीम में, अच्छा उन्होंने परफॉर्म किया, कल भी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव रहे। तो क्या लगता है कि बॉलिंग में क्या प्रॉब्लम आ रहा है कि ये जो एक बाकी टीम अच्छा कर रही है ये इनके बॉलर नहीं कर पा रहे? देखिए इरफान भाई, बॉलर तभी परफॉर्म कर सकता है जब फील्डर उसका साथ दें। बिल्कुल। बॉलर तो अपना पूरा 100% दे रहा है, वो सीन क्रिएट कर रहा है, बैट्समैनों को गलती करने का मौका दे रहा है, और फील्डर उसका फ़ायदा ना उठाएं तो फिर उधर बॉलर क्या कर सकता है? फिर उसके उसके इर्द गिर्द पूरी टीम भी स्ट्रगल करेगी, फिर कप्तान भी स्ट्रगल करेगा, फिर कप्तान को भी नहीं पता चलेगा कि यार मैं कौन सा फील्डर कहाँ पे छुपाऊं। जी। अगर कोई फील्डर अच्छा होगा तो फिर वो उसको अच्छी पोजीशन पे खड़ा करेगा। तो मेरे ख्याल है जितने कैचेस ड्रॉप हुए हैं, अब वो कैचेस ड्रॉप जिन्होंने किए हैं वो माशाल्लाह रिसेंटली पाकिस्तान खेल के आए हैं, और वो अगर ऐसे कैच ड्रॉप करेंगे सीधे कैचेस तो फिर क्या होगा मुझे आप खुद बताएं। बॉलर तो अपना 100% दे रहे हैं। भी जाता ना या तो हो ना कि बॉलर अगर शुरू में ही मार खा रहे हो, शुरू में तो उन्होंने 2 आउट कर दिए थे, उसके बाद उन्होंने फिर एक प्लान वो लिया था उन्होंने रिजवान से, तो उन्होंने उसके मुताबिक बॉलिंग की, कैच आया, कैच छोड़ दिया। वो कितने कैच उन्होंने निकाले हैं बैट्समैनों से, लेकिन फील्डरों ने साथ ही नहीं दिया। जब तक टीम के साथ फील्डर नहीं जुड़ेंगे कभी भी बॉलर कभी भी कामयाब नहीं होगा। वो कहते हैं ना जी, इसीलिए क्रिकेट के अंदर के कैचेस विन मैचेस। अच्छा, थोड़ा सा ज़ल्मी के बारे से बात करें तो बहुत ज़्यादा प्रेशर ज़ल्मी की टीम के ऊपर भी था, मैनेजमेंट पे भी था, और सबसे ज़्यादा बाबर आजम पे था। अब बाबर आजम की अगर पहले बात कर लें, फिर उनकी टीम की बात करते हैं। तो बाबर आजम का हमने देखा कि मैं ऑब्वियसली एज ए क्रिकेट एनालिस्ट के तौर पे या एंकर के तौर पे हमें हर चीज़ पर नज़र रखना पड़ती है। पहले मैं जब भी 8-10 साल से बाबर की वीडियो पीसीबी भी रिलीज़ करता है, जारी करता है, तो वो क्रिकेटिंग शॉट खेल रहे होते हैं। अब मैं ये देख रहा हूँ कोई लास्ट 3-4 मंथ से, चाहे वो पीसीबी की तरफ से देख ले या अभी ये इनका इस्लामाबाद में पहले कैंप लगा था, और अभी जो इनका है वो जितनी भी मुल्तान में भी इनका कैंप जब था और अभी भी, ये पावर हिटिंग की सारी वो प्रैक्टिस कर रहे हैं।
आपके ख्याल में जो हमने बात पहले की थी कप्तानी का बैगेज है उसकी वजह से इनकी फॉर्म चली गई है, या बाबर के ऊपर ये प्रेशर है कि मुझे ओपनर पे क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है या मैं T20 टीम से ड्रॉप हूँ तो मैंने वापस आके तेज़ खेल के कुछ अपने आप को मनवाना है, वो वजह? देखिए, कप्तानी का प्रेशर मे भी हो बाबर पे, लेकिन जो मैं देख रहा हूँ इन 3 बारियों में कि बाबर कोशिश कर रहा है कि यार मैं स्कोर करूँ, वो बॉल की तरफ जा रहा है, बॉल को अपने पास नहीं आने दे रहा। नॉर्मली उसकी जितनी आप इनिंग्सें उठा के देख लें तो वो बॉल को अपने पास आने दे रहा था और बॉल को ट्राई कर रहा था कि मैं उसको 3 जगह खेल सकता हूँ, क्रिकेटिंग शॉट वो खेल रहा था। लेकिन आप उसकी 3 इनिंग्सें उठा के देख लें कि वो बॉल की तरफ जा रहा है, कि बैट उसका बहुत ज़्यादा आगे जा रहा है और पैड और बैट के दरमियान बहुत ज़्यादा गैप है। इसकी वजह से वो स्ट्रगल कर रहा है। अगर बॉल को अपने पास आने देगा तो मेरा ख्याल है कि वो थोड़ा सा टाइम ले, जैसे वो लेता हुआ आ रहा है, थोड़ा सा टाइम लेगा, जब स्कोर होगा तो फिर पेशावर ये जो मैंने पॉइंट कहा, आपको लगता है कि वो पावर हिटिंग का जो एक कॉन्सेप्ट को बनाना चाह रहा है या बड़ी शॉट्स खेलने के चक्कर में स्ट्रगल कर रहे हैं? नहीं, देखिए, पावर हिटिंग जो माशाल्लाह हमारे पीसीबी के कोचों ने एक कॉन्सेप्ट निकाला हुआ है कि भाई पावर हिटिंग तभी होती है जब आप विकेट पे स्टे करेंगे। अब आप स्टार्टिंग में जाके पावर हिटिंग शुरू कर देंगे 1-2 बॉलों पे, तो फिर उस चीज़ का क्या फ़ायदा होगा? एक बाउंड्री लगेगी, 2 बाउंड्री लगेंगी, तीसरी बॉल पे आप बाहर आ जाएंगे। जब तक आप विकेट पे नहीं रहेंगे, विकेट को जज नहीं करेंगे कि भाई इधर मैंने कौन से शॉट खेलने हैं, कौन से नहीं खेलने हैं, तो मैं तो बस यही एडवाइस करूंगा बाबर को कि बॉल को अपने पास आने दे, थोड़ा सा टाइम ले ले, 1-2 मैच में टाइम ले ले। अब जिस तरह का उन्होंने मैच विन किया है, अगर 2 मैचों में वो अगर टाइम ले लेगा, साइम अयूब उसके साथ है, वो सर्कल यूटिलाइज कर लेगा। जो नंबर 3 पे हारिस आते हैं या वो उनके कैडमोरस वो आते हैं, वो भी यूटिलाइज कर लेंगे। बाबर अगर 5 ओवर ले लेगा, कोई इसमें फर्क नहीं पड़ेगा पेशावर को। और मेरा ख्याल है कि बाबर की जो यूनिकनेस है वो यही है कि वो मेरिट पे बॉल को खेलते हैं। अगर वो अपनी 30 साल की एज के अंदर अपनी गेम को चेंज करना चाहेंगे, रादर दैन कि जो हमने चैंपियन ट्रॉफी में भी जिक्र कर रहे थे कि आप सिंगल डबल पे ज़्यादा एम्फोसाइज करें, तो तब भी आपका स्ट्राइक रेट ऊपर चला जाता है। तो ये मेरा ख्याल है, आप बाबर को इस एज में किसी ने क्या बताना है, वो खुद माशाल्लाह। नहीं, देखें, क्रिकेट जो भी है ना, क्रिकेट जब भी आप खेलना चाहते हैं या सीखना चाहते हैं ना, तो वो आप ऑब्वियसली वो आपको होता है कि ये हमने किन किन चीज़ों में लेके चलना है। अच्छा, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसमें मैं आपसे ज़रूर ओपिनियन लेना चाहूँगा, और इस पर ना मैंने प्रॉपर सर्वे किया। वो सर्वे ये था कि सऊद शकील की जो इनिंग्स थी, जो हमने कल बात की कि ये एक ऐसी अब्सर्ड किस्म की, या मैं तो उसे कहता हूँ कि वो क्राइम ही इसे कहना चाहिए कि आप पहली बॉल से लेके 20वीं बॉल तक खेले और आपने 40 बॉल पे 33 किया। तो मैंने फिर यार उस पर जितनी रिसर्च कर सकता था की। उन्होंने कहा जी T20 की किसी भी लेवल के ऊपर क्रिकेट के अंदर अभी कभी ऐसा नहीं देखा गया कि किसी ओपनर ने पहली बॉल से स्टार्ट किया हो और वो 20 ओवर तक रहा हो, उसने 50 ना बनाई हो। ये सऊद शकील ने ये एक मार्का सर अंजाम दिया, यानी कि एक रिकॉर्ड बना दिया उन्होंने कि वो पहली बॉल से लेके 20वीं बॉल तक विकेट पे मौजूद रहे और वो 50 नहीं बना पाए, 33। तो ये जो दूसरी तरफ हम बात कर रहे हैं, ये कितना खतरनाक है, ये डेंजरस है पाकिस्तानी क्रिकेट के लिए माइंडसेट कि अपने रन्स बनाएं, अपनी एवरेज को सोचें, उसी पे फोकस करें। देखें, ये तो सोचना चाहिए हमारी मैनेजमेंट को, कोचिंग स्टाफ को सोचना चाहिए, चीफ सेलेक्टरों को सोचना चाहिए, मेंटोरों को सोचना चाहिए कि भाई ये प्लेयर क्या चाह रहा है। अगर ये प्लेयर अपने लिए चाह रहा है तो फिर उसका तो कोई फ़ायदा नहीं है पाकिस्तान में। अगर वो पाकिस्तान के लिए अगर 10 स्कोर भी कर रहा है और टीम जीत रही है, तभी उस चीज़ का फ़ायदा है। और जैसे आपने पहले बात की कि बाबर को कौन सिखाए, देखिए क्रिकेट एक ऐसी चीज़ है, वो जिस मर्जी एज में चले जाए ना प्लेयर, जिस मर्जी एज में चले जाए, अगर वो थोड़ा सा उसका कॉन्फिडेंस शेक होता है तो उसको सीखने का अगर मौका मिलता है, या उसको थ्रो डाउन्स करवाने वाला कोई बता रहा है कि यार अगर आपका बैट जल्दी आ रहा है तो उसको थोड़ा सा कंट्रोल करोगे, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। अगर बाबर ये कर लेगा तो मेरा ख्याल है कि बाबर दोबारा फॉर्म में आ जाएगा। इस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा था कि उनको, मुझे लगता है कि ये प्रेशर उनके ऊपर बिल्ड हो गया कि तेज़ खेलने वाला, वो तेज़ खेलने के प्रेशर में जो प्रैक्टिस भी नज़र आ रही हैं, उनकी जितनी वीडियोस भी जारी की जा रही है, ज़ल्मी की तरफ से भी, पाकिस्तान क्रिकेट टीम की तरफ से, वो सब छक्कों की है। यानी कि उनकी पहले आती थी 8-9 साल मैं देखता रहा हूँ कि क्रिकेटिंग शॉट्स की आती थी, अगर इधर बॉल आया तो वो है। अब जितनी उनकी शॉट्स आती हैं, वीडियोस आती हैं, वो छक्कों की तरफ। मेरे ख्याल अगर आप उसकी वो सारी इनिंग्सें देख लेना, वो शुरू में जाके टाइम लेता था, क्रिकेटिंग शॉट खेलता था, उसके बाद वो पावर हिटिंग पे जाता था। तो अभी भी जो इसकी गेम है ये उस पे रहे, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। अगर वो इस तरह परफॉर्म कर सकता है, हमने तो परफॉर्मेंस देखनी है, और परफॉर्मेंस के दौरान अगर वो जितना स्कोर भी करता है, अगर टीम जीतेगी तब इस चीज़ का मज़ा है।
तो ये बाबर को सोचना चाहिए और उस पर काम करना चाहिए कि यार अगर मैंने 70 कर लिया, 80 कर लिया, 100 कर लिया, टीम नहीं जीत रही तो ये नुकसान है। अगर बाबर को ये सोच ले, बाबर कह रहा है अगर मैंने 50 कर लिया, 40 कर लिया तो टीम जीत रही है, तो ये उसका प्लस पॉइंट होगा। तो अगर इस तरह का, अगर वो इस तरह की प्रैक्टिस करेगा तो उसके लिए ज्यादा फायदेमंद है। बिल्कुल। और ये अप्रोच की हमने बारहा बात की है कि आपके वो 30-40 रन वो सेंचुरी से बेहतर हैं जिससे आपकी टीम जीतती है। अच्छा, ये एक डिबेट हमने शायद पहले भी की थी एक दफ़ा, फिर थोड़ा सा इस पर बात ज़रूर करना चाहेंगे, चाहे वो लीग क्रिकेट है या इंटरनेशनल है। रिजवान बाबर को ड्रॉप करने की भी जो मेरे पास इन्फॉर्मेशन है वो यही है कि जब से ये 3-4 साल से ओपन कर रहे थे और जितने भी हमारे दूसरे लड़के थे, जो 7-8 लड़के ट्राई किए, जिसमें आसिफ अली भी आता है, खुशदिल भी आता है, इफ्तिखार है, हैदर अली है, इन सारे लड़कों से जब भी किसी की बात हुई उन्होंने कहा यार 80-90% तो ये बॉल्स खेल लेते हैं, हमें जाके ड्रेसिंग रूम में आवाज़ देते हैं 8 बॉलों पे 30 करके आए, 10 पे 35 करके आए, ये कैसे हो सकता है। और फिर जब हम फ्लॉप होते हैं तो हमें टीम से बाहर कर दी जाता है, ये स्लॉट इन्हीं दोनों के पास है। तो आप इस कॉन्सेप्ट को कैसे देखते हैं? इरफान भाई, पहले तो मैं आपसे ये इसी का एक क्वेश्चन लेना चाहूँगा कि ये इन्होंने किन को बातें कही हैं? डिफरेंट लोगों को, प्लेयर्स को भी कही हैं, प्लेयर्स को भी कही हैं। अगर माशाल्लाह ये इतनी क्रिकेट खेली है इन्होंने, तो अगर इनमें अगर ये सच्चे लोग हैं तो ये सामने आके बात करें कि भाई हमें, कप्तान से बात करें, कोच से बात करें, सच्ची बात करके वो टीम से बाहर हो जाए। अभी नहीं, देखें जैसे आपने बोला ना कि जी वो 80-90% वो बॉल खेल लेते हैं, तो भाई आप टीम के मेंबर हो, प्लेइंग 11 के आप हिस्से हो, आपने इतनी क्रिकेट खेल ली है, 3-3 साल आप टीम के साथ हो, तो आप एक तमीज़ के दायरे में रह के कप्तान से बात करो, कोच से बात करो कि भाई ये कहाँ की क्रिकेट हम लोग खेल रहे हैं, दुनिया की क्रिकेट कहाँ पे चली हुई है और हम लोग क्या खेल रहे हैं। और एंड ऑफ द डे आप हमें कह रहे हैं जी 8 बॉलों पे 40 करें या 8 बॉलों पे 20 करें, ये कैसे हो सकता है? ये इंटरनेशनल क्रिकेट है भाई, ये क्लब क्रिकेट नहीं है। अगर आप ये चाह रहे हैं तो भाई आप ऊपर से तो तेज खेलो, फिर इस तरह भी आर्गुमेंट्स कर सकते हैं प्लेयर्स कप्तान के साथ, सीनियर प्लेयर्स के साथ, तो ये इनको करना चाहिए। मेरा ख्याल है वो जितनी कैपेसिटी में शायद करते भी होंगे, वो कहा जब सारी अथॉरिटी कप्तान को मिल जाएगी, उमर भाई, जब सारी अथॉरिटी आपको पता चल जाएगा, आपका चेयरमैन ही आपको कह देता है कि सारी टीम सिलेक्शन सब कुछ कप्तान के हाथ में है, तो किस बेचारे के अंदर जरूरत होगी कि वो बात करके और बाद में फिर उसको कभी जो खेलना भी है थोड़ा बहुत वो ना खेल पाए। तो ये मेरा ख्याल है जो हम अब्यूज़ ऑफ पावर की बात करते हैं कि आपने पावर इतनी देनी है किसी बंदे को कि वो उसका एक्सेसिव यूज़ ना कर पाए। अच्छा, थोड़ा वापस दोबारा ज़ल्मी पे बात करते हैं। ज़ल्मी ने कल तमाम बॉक्सेस को टेक किया, आल्दो के दोनों ओपनर जल्दी आउट हो गए, फिर कैडमोर की बड़ी शानदार परफॉर्मेंस, हारिस नोक कर रहा है, अब वो पाकिस्तान में खासतौर खेलने के बाद हर मैच में 40-45 कर रहा है। ये भी एक डिबेटेबल बात है कि उधर ओपनर के तौर पर खेलता रहा है, ये इनको तीसरे और चौथे नंबर पे अब ज़ल्मी भेज रहे हैं, बट फिर भी वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो ये और समद का मैं ज़रूर जानना चाहूँगा, जो नंबर पे बात की जाती है इरफान खान ने और ये समद, दो ऐसे लड़के नज़र आए हैं जो छठे नंबर के कहा जाता है कि आइडियल प्लेयर है, तो उसकी इनिंग्स को कैसे देखते हैं आप? देखें, मैं पेशावर की टीम को क्रेडिट देना चाहूँगा, हारिस को क्रेडिट देना चाहूँगा कि अगर ऊपर से 2 आउट हो गए थे ना, तो उसने अपना माइंड बिल्कुल क्लियर रखा हुआ था कि मैंने 6 ओवर का सर्कल यूटिलाइज करना ही करना है। उसमें उसने सर्कल यूटिलाइज किया, ख्वाह उसको एक चांस मिला, लेकिन उसने अपना, वो कहते हैं ना कि वो रिदम नहीं उसने ब्रेक किया, वो करता रहा। 7 वाले को भी उसने बूस्टअप दिया, 7 वाले का भी दिल बहुत बड़ा हो गया कि यार अगर ये कर रहा है ना तो मैंने भी करना है। आप ये देखें कि अगर ऊपर से उनके 2 आउट हो भी गए थे तो उनका जब सर्कल खत्म हुआ तो टोटल उनका कितना था जी। उसके बाद जब समद आए हैं तो उसका भी अगर एक कैच ड्रॉप हुआ है तो फिर भी उसने 40 की है। आप ये देखें कि हमारे जो पाकिस्तान के प्लेयर्स हैं, जो फॉरेनर प्लेयर्स हैं, मुल्तान सुल्तान ने तो मैच बना हुआ उनको उनकी प्लेट में रख दिया कि भाई इतने सीधे कैच तो कोई भी नहीं छोड़ सकता। उनको चाहिए कि फील्डिंग में थोड़ा सा जरा कंसंट्रेशन करें, जो हाफ चांस भी है ना वो अवेल करेंगे तो मुल्तान सुल्तान बाउंस बैक कर सकती है। बिल्कुल। अच्छा, और जो बॉलिंग भी जो लैग कर रही थी, हमने कराची के हवाले से भी बात की और हमने ज़ल्मी के हवाले से बात की कि रिस्ट स्पिनर नहीं खिला रहे, और हमने देखा कि जैसे ही आरिफ याकूब की इंक्लूजन होती है, रिस्ट स्पिनर होता है। लास्ट PSL में भी इसने कई मैचेस में बड़े सिंगल हैंडेड जितवाए थे, बड़ा अच्छा कंट्रोल था, बड़ी अच्छी ब्रेक भी बॉल हो रही थी, गुगली भी करते हैं। कहीं ना कहीं फिटनेस पे हम जरूर बात कर सकते हैं कि फिटनेस लेवल उनका थोड़ा कम लगता है। ना करें उसको आगे उसको PSL मिल रही है, उसको डिपार्टमेंट भी नहीं कोई लेगा। इंटरनेशनल के बारे से बात कर रहे हैं कि वो अगर थोड़ा सा हमें भागने में लगता है और कई फील्डिंग करते हुए कि थोड़ा सा वो स्लो है। उसकी क्रिकेट स्किल देखें, उसने ओलंपिक्स में नहीं भागना,
खुदा का नाम है। ठीक है, लेकिन फील्डिंग में जो कैचेस की हम बात कर रहे थे या बाउंड्री को इंप्रूव कर लेगा तो आइडियल बन जाएगा। मैं उस रेफरेंस से बात कर रहा हूं। ऑटोमेटिकली उसको जब पता चलेगा ना कि मैं पाकिस्तान टीम का दरवाजा नॉक कर रहा हूं, तो ऑटोमेटिकली वो अपनी फील्डिंग भी इंप्रूव करेगा, सारी चीजें करेगा। जब तक किसी भी प्लेयर को आगे उसका फ्यूचर नहीं नजर आएगा, वो फिर किस तरह एफर्ट करेगा, मुझे आप ये बताएं। फ्यूचर देखे, फ्यूचर कई दफा बनाना भी तो पड़ता है ना, कोशिश करते भी तो रहना है उसने। उसकी क्या हर प्लेयर के वाले से बात करें। जैसे दूसरा मैं आरिफ यकूब का भी आपसे जानना चाह रहा हूँ और अली रजा का भी। अब 19 साल का बच्चा था, हर दफ़ा हमने कहा कि ये लड़के जब आपके सीनियर प्लेयर परफॉर्म नहीं कर रहे तो उस बच्चे को अपॉर्चुनिटी दें। खैर अल्लाह करके पीएसएल में मिली। वो वाइड बॉलर इस टाइम नज़र आ रहा है जो कंसिस्टेंटली 145 प्लस की बॉलिंग कर रहा है, और कल उसने तो तकरीबन 2-3 आउट तो 1 ओवर में कर दिए थे, 1.5 ओवर में। तो उसकी परफॉर्मेंस को आप कैसे देखते हैं, कितना वो चैलेंज कर रहा है आके बैटर्स को? देखिए, पहली बात तो ये है कि मैं ये चाहूँगा कि वो जल्दी से पाकिस्तान टीम में आ जाए, वो परफॉर्म करे, क्योंकि अभी 19 साल का है। अगर वो 30 प्लस हो जाएगा तो उसके लिए भी दरवाजे बंद हो जाएंगे। दरवाजे बंद करने की कोई एज नहीं है, किसी टाइम भी बंद हो सकते हैं। वही मैं कह रहा हूँ ना कि वो माशाल्लाह जिस तरह का उसने परफॉर्म किया पीएसएल में, और अभी उसके और भी मैचेस पड़े हैं, और जितना माशाल्लाह वो रिदम से बॉलिंग कर रहा है अभी बच्चा है। अगर मैं सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट करूँगा जो हमारे पाकिस्तान के कोच हैं अजहर महमूद साहब, कि जब कोई बॉलर टीम में जाता है वो या तो अनफिट होकर वापस आ जाता है, या उसका टोटली एंगल या स्टाइल उसका चेंज कर देते हैं कि वो मार खानी शुरू कर देता है जी। सिर्फ खुदा के लिए जिस एंगल में वो बॉल है, जिस रिदम में वो बॉलिंग कर रहा है, सिर्फ पाकिस्तान टीम में लड़कों को पुश करने की ज़रूरत होती है, उनको वहाँ पे सिखाने की ज़रूरत नहीं होती। अगर ये जाएगा तो मेरी प्लीज़ अजहर महमूद साहब से यही रिक्वेस्ट है कि उसका पाँव सीधा करवा के उसकी नी ना ख़राब करवा दीजिएगा, ना एंगल ख़राब करवा दीजिएगा, इसको इधर ही रहने दीजिएगा, और ये इंशाल्लाह ऐसे ही परफॉर्म करेगा। नहीं इंशाल्लाह, और पाकिस्तान का फ्यूचर है जी। वो मुझे याद आपकी बात से एक आ रहा है, अनवर अली, आपको याद होगा जब उसने अंडर 19 का वर्ल्ड कप जिताया था और जितनी बड़ी बड़ी वो स्विंग करता था, तो उसका थोड़ा सा एक्शन चेंज किया, उसकी स्विंग ही खत्म होगी। आप ये देखें कि पाकिस्तान टीम में धानी गया, हाँ, वो अनफिट होके वापस आ गया, खत्म ही होगी उसका फेस ही। ठीक है, वो पीएसएल में नहीं, वो मुल्तान सुल्तान का मेन बॉलर होता था। खुरम गया, खुरम अनफिट होके वापस आ गया, वो एकेडमी में उन्होंने रिहैब किया। मुझे ये समझ नहीं आती कि यहाँ से बॉलर बिल्कुल ठीक जाता है, वहां पे जाते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, अनफिट होने की जगह ना उधर से जाके वो शायद मेरा ख्याल अजहर महमूद साहब वहां पे जाके सही कोचिंग करते हैं, एकेडमी में आके नहीं सही करते। इस पर भी जरा बात करेंगे। और पीसीबी ने भी अब जो 2 जॉब्स के लिए एडवर्टाइज कर दी है जी, हेड कोच के लिए भी और डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस सेंटर के लिए भी। देखते हैं जी कौन उसमें सेलेक्ट होते हैं। अभी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आके 2011 के वर्ल्ड कप की एक अधूरी कहानी थी, वो रह गई थी कल, वो उमर अकमल से जानते हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक इन पीएसएल स्पेशल ट्रांसमिशन। उमर भाई, कल हम डिस्कशन कर रहे थे, फिर वो ओबियसली टाइम ख़त्म हो गया। 2011 के वर्ल्ड कप की बात कर रहे थे कि पाकिस्तान की एक 99 का वर्ल्ड कप और एक 2011 का वर्ल्ड कप, ये हमारी सोचों से या याददाश्त से निकलता नहीं है। वो हमें बड़ा हर्ट करता है, क्योंकि हमें लगता था कि ये 2 वर्ल्ड कप के अंदर हमारी इतनी स्ट्रॉन्ग साइड थी कि हम इजीली कप को अपने घर ला सकते थे। 2011 का इसलिए ज़्यादा हमें वो पिंच करता है, एक तो इंडिया से हारे, दूसरा इंडिया में हारे, तो वो हमसे बर्दाश्त नहीं होता, अभी भी याद आता है। अब आप बड़ा अच्छा शानदार खेल रहे थे, इस पॉइंट पे हम रुक गए आके कि 250 पे हमने उनको कर्टेल कर लिया, बड़ा कम टोटल था, बैटिंग विकेट थी, आप अच्छा खेल रहे थे, और पहले यूनुस खान थे, फिर मिसबा आए, क्या हुआ, क्यों नहीं कर पाए आप लोग? देखिए, जैसे ऊपर से पार्टनरशिप लगी थी और जैसे एवरेज ऊपर जा रही थी, मैं जब अंदर गया तो मैंने अटैकिंग क्रिकेट शुरू की। तो जैसे मैंने बताया, वो मैं बात रिपीट नहीं करूंगा, लंबी हो जाएगी। नहीं, कर ले आप, कोई मसला नहीं। करे आप। नहीं, वो जैसे मैं अंदर जा रहा था तो आपको पता है जैम पैक स्टेडियम होता है, तो जैसे मैंने लेग स्टैम्प लिया तो आपको पता है क्राउड चीख रहा था, तो ज़मीन कांपने लगी, तो मैं हिल गया कि वाइब्रेशन फील हुई आपको? वाइब्रेशन सी हुई। मैंने कहा अल्लाह खैर ही करे से, मैंने दुरूद शरीफ पढ़ी, मैं कहा अल्लाह खैर करे, देखी जाएगी। जब जैसे ही युवराज आया है तो मैं बस शुरू हो गया कि नहीं, अब मैंने इसको छोड़ना नहीं है। जैसे ही मैंने उसको वो पहली बाउंड्री लगाई, ऐसे लग रहा था कि स्टेडियम में कोई है ही नहीं। तो मैं जब शुरू हुआ, मैं अपनी नेचुरल गेम खेल रहा था, तो सडनली हरभजन आया, तो मैंने प्लान किया हुआ था कि मैंने इसको सीधा ही रखना है। तो मिसबा भी मेरे साथ खेल रहे थे, तो आपने वो वीडियो भी अगर निकाल के देखें तो जैसे मैं आउट हुआ तो मैं थोड़ी देर के लिए विकेट पे खड़ा हो गया था। तो ये समझ लें कि मेरी
कैरियर की, वो समझ लें कि ये वो इनिंग्स थी कि जो मुझे अभी तक नहीं भूलती। वो क्यों नहीं भूलती कि मैंने पहली दफ़ा किसी की बात मानी और उसमें मैं नाकाम हुआ। अदरवाइज मैं अपनी नेचुरल गेम खेलता हूँ तो पाकिस्तान की जीत में मेरा अहम रोल होता वो है। स्ट्राइक रेट चाहिए था, एवरेज ऊपर जा रही थी, तो आप उन्होंने क्यों यकीन रोकने माने का कहा आपको? कि मैं उनको कह रहा था कि मेरी आधी भी लग रही है ना, हाँ। तो बाहर जा रही है, प्लीज मुझे खेलने दे सामने। अब वो माशाल्लाह टीम के वाइस कप्तान थे, उन्होंने क्या किया, रुक के खेले? उन्होंने कहा जी आप सिंगल करें, बस स्क्वायर लेग फेंके, हम भागेंगे, दुक्का करेंगे। और मैं कहा सर जान दो, सीधियां बज रही हैं, मारन दो। जदों अद्धी भी बज रही बाहर जा रही तो सर असं सिंगल लैके की करना है? मुझे याद पड़ता है कि वो उनकी जो और जब मैं उनकी बात सुनने गया और ना सुनता तब भी मैंने फंसना था। नहीं, लेकिन पाकिस्तान जीत जाता तो फिर क्यों फंसना था? तो सर मैं फंस गया हूं ना, मेरी वो इनिंग्स लग जाती। हाँ। तो मेरा ख्याल है कि हम जो फाइनल में टीम थी श्रीलंका, तो आधी टीम तो उनकी वैसे ही अनफिट थी, और अगर हम ये जीतते तो मेरा ख्याल है कि फाइनल भी हमने जीत ही जाना था। तो वो मुझे इतना दुख हुआ ना, मैं खड़े होके सोच रहा था कि यार मैं अपने आप को बल्ला मार लूं या मैं कैसे मैंने इनकी बात मान ली। मेरे दिमाग में ये बात आ रही थी कि अगर मैं सीधा रखता तो शायद मेरी लगती 2-4, तो हम लोग मैच बिल्कुल आसानी से हम लोगों ने जीत जाना था। और ये कहते हैं ना कि वो जो आपकी, आप ये देखें ना कि अगर हम लोग मैच जीतने के लिए जाते, तो अटैकिंग क्रिकेट खेलते, अटैकिंग क्रिकेट खेलते, आपने चार्ज किया, वो टोटल डिफेंस पे चले गए थे, वो बड़ा पैनिक हो गया था उनके। आप ये देखें कि हमने चार्ज किया, मैंने चार्ज किया, और माशाल्लाह मैं क्या यहाँ पे बात करूं कि हम लोग मैच आ रहे हैं और मिसबा भाई नेट आउट बाहर आ रहे हैं। ये जो हमने साउथ कील की बात की, और इसी इनिंग्स के बाद मिसबाह हक का पूरी नेशन ने नाम टुक टुक डाल दिया। नहीं, वो मतलब रियलिटी है कि वो आप नॉट आउट अगर आपने मैच हारना ही था, मैच हारना ही था, सारे ऑल आउट हो जाए यार, मैच हारना ही था, तो फिर भाई आप चांस तो लो, चांस नहीं, बिल्कुल चांस लो, आप खेलो। आउट होना था, फिर बाद में ये तो ना होता ना कि यार मैंने चांस नहीं लिया या मैंने मैच जीतने के लिए नहीं गया। यहां से पता चलता ना कौन पाकिस्तान के लिए खेलता है और कौन अपने लिए खेलता है। और ये मैं हमेशा ये बात करता हूँ, मुझे आज तक उस बैट्समैन की समझ नहीं आती, चाहे किसी भी टीम से हो। चले हम अपने बैट्समैन की बात करें, आप एज ए बैटर क्रीज पे मौजूद है, या आप टीम को मैच जिताएंगे या आप आउट होकर बाहर आ जाएंगे। ये जो नॉट आउट वाली जो मंत्रा है ना, ये माइंडसेट इसने पाकिस्तानी टीम को, या एवरेज के माइंडसेट ने इतना नुकसान पहुंचाया है जो शायद किसी और ने नहीं पहुंचाया। तो अल्लाह करे कि ये सोच से हम बाहर आएँ, वो लीडर आए, ऐसे लोग आए बोर्ड के अंदर भी, टीम में भी, जो सिर्फ पाकिस्तान को आगे रखे। अच्छा, थोड़ा सा अगर हम बात करें तो एक मेरा क्वेश्चन आपसे है, ओबियसली आप दुनिया के हर तरह के बॉलर को खेले हैं और हर जगह आपने परफॉर्म किया है। कौन सा ऐसा बॉलर आपको लगा कि यार ये बड़ा मुश्किल बॉलर है, इसको तो हिटिंग करना बड़ा मुश्किल, और जब भी आता है ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है? मैं अगर इरफान भी आपको सीरियस बात बताऊं ना, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पाकिस्तान के पास इस तरह के बॉलर थे, जब मैं उनको डोमेस्टिक में या मैं कैंप में खेलता था ना, मुझे दुनिया का कोई भी बॉलर मुश्किल नहीं लगता था। अच्छा। माशाल्लाह हमारे पाकिस्तान के, जब मैं खेला था टीम में, उस वक्त हमारे पाकिस्तान टीम में कौन कौन थे आपको पता है? हमारा बॉलिंग यूनिट, स्पिन डिपार्टमेंट, अब्दुल रहमान, सईद अजमल, मोहम्मद हफीज़, शाहिद भाई, फिर फास्ट बॉलिंग में आप आ जाएं शुएब अख्तर, उमर गुल, राना नवीद, फिर राव इफ्तिखार भाई। ठीक है, अगर मैं इस तरह के बॉलर खेल लूँ तो मेरा ख्याल है कि दुनिया की कोई भी बॉलिंग मेरे आगे, आप कह लेंगे, मुझे मुश्किल नहीं क्रिएट कर सकती थी। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कोई भी बॉलर मुश्किल नहीं लगा, क्योंकि मुझे अगर मुश्किल लगे हैं तो मुझे अपने बॉलर मुश्किल लगे। अगर मैं इनको कंसंट्रेशन से खेलता था प्रैक्टिस में भी, और अगर हमारे मैच प्रैक्टिस भी होती थी ना हमारी, तो अगर मैं इनके अगेंस्ट भी खेलता था ना, तो मुझे मजा आता था, और मैं ये सोच के खेलता था कि अगर मैंने इनको सर्वाइव कर लिया ना, फिर बाकी टीमों को मैं चले अपने बॉलर में बता दें कि नेट में खेलते हुए आपको कौन सा ऐसा लगता था यार ये थोड़ा सा ना तंग करता है या मुश्किल है ये? मुझे सबसे ज्यादा तंग जो करने वाले बॉलर थे ना स्पिनरों में, वो दो थे, सईद भाई और शाहिद भाई। क्योंकि शाहिद भाई का जो बॉल आता था ना ड्रिफ्ट होके अंदर और लग के ब्रेक होता था या सीधा रहता था, वो खेलना बहुत मुश्किल था। वो क्यों कि अगर वो थोड़ा सा पीछे होता था ना, तो अक्सर बैट्समैन कट मारने जाते थे, वो स्किट हो गए या डंडों में लग जाता था। अगर ब्रेक होता था तो कॉट भी एंड हो जाता था। अगर सईद भाई को अगर देखे ना, तो सईद भाई ने, वो कहते हैं ना कि एक निशान उन्होंने रखा होता था कि भाई मैंने इसको हिट करना ही करना है। अगर वो निकल के भी मारेगा तो उन्होंने बाहर निकालना है, वहीं से ब्रेक करना है। तो मेरा ख्याल है कि ये दो बॉलर, और रिवर्स स्विंग में आपको पता है मुझे ज़्यादा मज़ा आता था उमर गुल और राना नवीद का। तेज़ बॉलरों में मुझे शुएब भाई का ज़रा ज़्यादा मज़ा आता था खेलने का। तो शुएब भाई को जो अगर कोई सुना है कि
हिट करता था तो फिर बाउंसर शुरू कर देते थे, ऐसा था? मैं तो बस कोशिश करता था कि मैं बल्ले में मार लूं बॉल और उनको कंसंट्रेशन से खेलूं बस। वो जैसी भी बॉलिंग करे, जिधर का बॉल है मैं उधर खेलूं। लेकिन ये था कि ये जितने भी बॉलर्स हैं ना, अगर मैं खेलता था तो मैं इनको पहले कह देता था प्लीज माइंड ना कीजिएगा, मैं जरा उस तरह की क्रिकेट खेलनी है। तो ये मुझे बकायदा बूस्टअप करते थे कि कोई बात नहीं, आप अपनी गेम खेलो। अगर आप अपनी गेम खेलोगे तो हमारी भी प्रैक्टिस होगी कि हमें भी मैच में अगर इस तरह का बैट्समैन कोई आएगा, हमने भी डेथ ओवर करने हैं या ऊपर से नया बॉल करना है, तो हमें भी फायदा होगा इस चीज का। वो इस तरह हम लोग प्रैक्टिस करते थे। बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी, अदील हसन ने रावलपिंडी से आपसे क्वेश्चन पूछा है कि टीम में आपका फेवरेट प्लेयर या बेस्ट फ्रेंड प्रॉब्ली पूछना चाह रहे हैं, बेस्ट फ्रेंड आपका कौन था जिसके साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करते थे, बैठते ज़्यादा टाइम स्पेंड करते थे, वो कौन था? मैं जितनी देर तक टीम में रहा हूँ मुझे सबका ही बहुत मज़ा आता था, क्योंकि सब हंसी मजाक भी करते थे। जब हम रोप के अंदर जाते थे तो हम लोग एक कह लें कि हमने एक ही एम होता था कि भाई हमने जीत के वापस आना है और पाकिस्तान का परचम ऊपर रखना है। तो मुझे सबके साथ बहुत ज़्यादा मज़ा आता था। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन है जी मोहम्मद इमरान का। वो कह रहे हैं कि आप काफ़ी प्लेयरों के साथ खेले भी हैं, तो आपका पाकिस्तान में और वैसे ओवरऑल रोल मॉडल कौन सा प्लेयर था देखिए जिसको मेरा आप हमेशा आइडलाइज करते हो? देखिए मैं अगर आज पूरी दुनिया में पहचाना जाता हूँ तो मेरा रोल मॉडल मेरे भाई हैं कामरान अकमल। उनको मैंने देखा है और उनकी तरफ देख के मैंने क्रिकेट स्टार्ट की है। हम्म, और जिस तरह का वो हार्ड वर्क करवाते थे मुझे अपने जी, साथ, और मैं उनके साथ शौक से करता था। फिर उसके बाद जब मैं टीम में गया हूँ, यूनुस भाई, शाहिद भाई, जितने भी सीनियर प्लेयर थे, उन्होंने जिस तरह का मुझे अपने साथ मिलाया, उधर भी मैंने जिस तरह का हार्ड वर्क किया, मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया। अगर आप पाकिस्तान के बाहर अगर आप जी, जाएं तो मेरा पाकिस्तान से बाहर एक और प्लेयर था, एबी डिविलियर। हम्म, उसको मैं बहुत क्लोजली वॉच करता था बिल्कुल। और काफ़ी प्लेयर्स और ने वो कहा है कि उसके अगेंस्ट मैं खेलता भी था। तो मैं अगर फील्डिंग भी कर रहा होता था ना, तो मैं उसको देख रहा होता था कि भाई ये फीट मूवमेंट क्या कर रहा है और इसने कौन से बॉलर को इसने चांस लेना और कौन से बॉलर को इसने नहीं लेना। लेकिन वैसे जिस तरह आप बॉलर्स की बात कर रहे थे और जितने बैटर के आप नाम ले रही हैं, इन सब ने कहा कि हमें मोहम्मद आसिफ सबसे डेंजरस लगता था, कि मोहम्मद आसिफ एक ऐसा बॉलर था कि जो अनप्लेएबल हो जाता था टाइम्स। देखिए आसिफ भाई को मैं खेला हूँ, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन आसिफ भाई खेलते करवाते थे नया बॉल, वो हमारे ओपनर खेलते थे। हम्म, तो उन्होंने मुझे बड़ी कम बॉलिंग की है पुरानी, तो मैं कोशिश करता था कि मैं उनको भी खेलूँ। वो तो पूरी दुनिया को पता है कि आसिफ हाँ, आसिफ भाई क्या चीज़ थे। अगर वो आज होते तो मेरा ख्याल है वो भी क्रिकेट पे राज करते हो। बिल्कुल ऐसे ही। अभी ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं जी। ब्रेक से वापस आके जो आज मैच खेला जाएगा उस हवाले से डिस्कशन करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक इन स्पोर्ट्स ऑन जी। हम बात कर रहे हैं पीएसएल के हवाले से। अच्छा, ये मैच के हवाले से बात करने से पहले आसिफ की बात आप कर रहे थे कि वो बहुत आउटस्टैंडिंग बॉलर पूरी दुनिया मानती है। उस हवाले से अगर आप बता रहे थे वो प्लीज़ कंप्लीट कीजिएगा बात। देखिए आसिफ भाई आपको पता है वन ऑफ द बेस्ट बॉलर थे, और मैं उनके साथ टेस्ट मैच खेल रहा था इंग्लैंड में। तो आपको पता है ना, इंग्लैंड की टीम अपनी कंडीशन में बड़ी स्ट्रांग टीम है। तो वो जब पीटरसन आता था ना, बस वो कहते थे भाई बॉल मुझे पकड़ा दो। हम्म, वो जैसे ही आप ये कह लें कि वो बॉलिंग के लिए आते थे आसिफ भाई, तो वो जान के ना एक बॉल फुल लेंथ फेंक देते थे। वो पीटरसन चौका मारता था या सिंगल करता था ना, या बल्ले में लगता था, तो मैं नॉर्मली सेकंड स्लिप में खड़ा हम्म, होता था। तो इमरान फरद फर्स्ट स्लिप में खड़े होते थे, कामी भाई आपको पता है कीपर खड़े होते थे। तो वो जब रनअप पे जाते थे ना, तो वहीं से आवाज़ देते थे, चलो भाई रेडी हो जाओ, मैं दाना सुटता है। हम्म, तो वो जब ये कहते थे ना, तो वो उस ओवर में पीटरसन को वो आउट करते थे, या तो वो लेग बिफोर कर देते थे, हाँ, तो या वो कॉर्ड भी एंड या कॉर्ड में स्लिपों में आउट हो जाता। तो ये हम कहते थे कि हम उनके प्यार से हम उनका नाम रखा हुआ था साहब बहादुर। मैं उनको कहता साहब बहादुर, पता नहीं या तो बैट्समैन पागल हो गए ने, तो या हाँ, तुसी चंगे हो गए हो। कहता तेरा की मतलब मैं बुरा बॉलर हाँ? मैं कहता हम्म। नहीं तुसी चंगे हो यार, तुसी ये और मैच खेल लेने। तो इस उमर तरह भाई, का ये बताइए, ये जो सलमान बट का एज ए कैप्टन और आमिर आसिफ का जो एक ट्रायो था इन तीनों का बन के, ये पाकिस्तान, आप भी उसी टाइम थोड़ा पहले टीम में इन हुए थे, और पाकिस्तान एक बड़ी ऐसी साइड नज़र आ रही थी कि ये दुनिया पे शायद अगले 8-10 साल राज करेगी। मतलब सारे यंगस्टर, उधर से टेस्ट में अजहर अली था, इधर से आप थे, बॉलिंग में ये सारा कॉम्बो, मतलब उधर से सईद अहमद स्पिन डिपार्टमेंट के अंदर, उधर सईद अजमल। सईद अजमल की बात कर रहा हूँ, फिर इधर से उमर गुल है। तो मतलब हर लिहाज से हर एरिया को पाकिस्तान कवर कर रहा था, कोई हमें वीक पॉइंट नज़र नहीं आता था। ये स्पॉट फिक्सिंग ने कितना पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया है? और एक तो मेरा ख्याल है जो 2009 का इंसिडेंट जो पाकिस्तान से क्रिकेट दूर हुई, और उसी के वेरी नेक्स्ट ईयर ये था,
कितना ये डैमेजिंग था हमारी क्रिकेट के लिए? देखें, इसमें मैं क्या बात कर सकता हूँ, आपको भी पता है, पूरी नेशन को पता है कि भाई कितना नुकसान हुआ है। अगर ये ना होता तो आज भी सलमान भाई पाकिस्तान टीम के कप्तान होते, नो डाउट। जिस तरह के वो प्लेयर बन चुके हुए थे। मैं इसमें डिटेल में बात ही नहीं करना चाहूँगा। वो क्यों नहीं करना चाहूँगा कि मैं था उस टूर पे, मैं ये नहीं कह रहा मैं नहीं था, लेकिन जो भी हुआ है इन्होंने किया, ये जाने और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जाने। अगर इन्होंने किया है, इनको सजाएं हुई हैं, कुछ भी हुआ है। नहीं, मैं दूसरा पहलू ये पूछ रहा हूँ कि पाकिस्तानी क्रिकेट आपके ख्याल में जो अभी तक उठ नहीं पाई, उसी के इफेक्ट्स आ रहे हैं? नहीं, नहीं, उसके इफ़ेक्ट तो नहीं है पाकिस्तान में। उसके बाद भी देखें ना कि टीम कितनी ऊपर आई है। 2011 का वर्ल्ड कप है, फिर 12 का है, 14 का है, 15 का है, 16 का है, तो टीम तो बनी थी। लेकिन 16 के वर्ल्ड कप के बाद और 17 की चैंपियंस चैंपियन ट्रॉफी ट्रॉफी के के बाद मेरा ख्याल है उस तरह के प्लेयर नहीं आए। वो क्यों नहीं आए कि उस वक़्त टीम में जो प्लेयर सीनियर प्लेयर होते थे ना, वो काफ़ी मैचेस खेले होते थे और वो अपने यंगस्टर को साथ लेके चलते थे, और अगर कोई प्रेशर आता था तो वो सीनियर खुद अपने आप को अंदर फेंकता था, वो यंगस्टर को नहीं फेंकता था। तो 2017 के बाद मेरा ख्याल है कि क्रिकेट थोड़ी सी नीचे नीचे थोड़ी सी नहीं, बहुत ज़्यादा बहुत नीचे नीचे आई आई है। है। तो मेरा ख्याल है कि जब ये सारा सीन हुआ था तो उसके बाद शायद भाई वनडे के कप्तान बने थे। तो ये समझ लें कि मैं जब आखिरी 10 ओवरों में बाउंड्रीज पे जाता था ना फील्डिंग करने, तो माशाल्लाह जितना भी क्राउड होता था ना, बड़े अच्छे लफ्ज़ों में याद करता था। नहीं, वो सब प्लेयर जितने भी आपके कोलीग थे वो बताते हैं कि वो 1.5-2 साल के जो पीरियड था उनके एज ए प्लेयर उनके लिए बड़ा बड़ा हार्टफुल था कि वो हर जगह पे वो ये क्रिटिसाइज तो हो रहा है, ये आवाज़ें तो लग रही हैं। ऑनेस्टली आपको बात बताऊं, ये बहुत हार्ड था। वो क्यों था कि टूर पे हमने जाना है, हमने 8 बजे कमरे में आए हैं, तो 8:30 बजे के बाद आप नहीं बाहर निकल सकते, हम्म। और 8:30 बजे के बाद आप एक से दूसरे कमरे में भी नहीं जा सकते। ओहो। ठीक है। और इस तरह की सिचुएशन थी कि हमने यहाँ से जाना है, तो जैसे होता है ना कि भाई एक मुलजिम को सजा हुई है तो उसने ये काम करना है। सिर्फ उसको छूट उस वक्त थी जब उसने ग्राउंड में जाना है। ओहो। जब होटल में आते थे तो तब ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी कि बस होटल में आए हैं यार, अब क्या करें हम लोग। गेम खेल ली, गाने सुन लिए, मूवीज हमने हमारे इतनी एक देख ली आप जो फ्रीडम थी जिस कि तरह जो हाँ। फ्रेश माइंड हम करते हाँ। थे ना बाहर जाके, यार बाहर हमने खाना खा लिया है, या हम बाहर चले गए हैं, कॉफ़ी पीने चले गए हैं सारे प्लेयर मिलके या एक दो मिलके चले गए, वो वाला जो 5 साल था ना, वो समझ लेंगे बहुत हमारे लिए, मेरे लिए बहुत मुश्किल था कि मैं बाहर जाता था, अकेला बाहर जाता था, खाना खाने जाता था, कॉफ़ी पीने चला जाता था, तो मैं अपने आप को इस तरह फ्रेश करता था। लेकिन वो जो 5 साल थे वो बहुत मुश्किल थे। बिल्कुल ठीक है। थोड़ा सा मैच के वाले से बात करते हैं जी। आज जो है वो इस्लामाबाद यूनाइटेड और कराची किंग का मैच होगा। अगर ओवरऑल देखा जाए तो 22 दफ़ा एक दूसरे के अगेंस्ट खेल चुके हैं। बड़ा इसमें डिफरेंट किस्म का स्टैट है जी। 16 दफ़ा जो है वो इस्लामाबाद यूनाइटेड जीता है और सिर्फ 6 टाइम जो है वो कराची किंग जीता है। तो ये स्टैट्स हमें बताते हैं कि बड़े मार्जिन के साथ उनकी विक्ट्रीज़ का मार्जिन ज़्यादा है इस्लामाबाद यूनाइटेड को, और इसीलिए हम कहते हैं कि 3 दफ़ा के वो चैम्पियन भी हैं, अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं। बट कराची किंग इस दफ़ा थोड़ा सा वार्नर की कप्तानी में डिफरेंट नज़र आ रही है। सेकंड बेस्ट टीम कहना चाहिए मेरी नज़र में, तो वो नज़र आ रही है। आप आज के मुकाबले को कैसा देखते हैं और क्या अप्रोच होगी जो टीम टॉस जीतेगी बैटिंग या बॉलिंग के लिहाज से? कराची में देखिए खेला जाएगा। आज का जो मैच होगा ना वो बहुत ही आउटस्टैंडिंग होगा। वो क्यों होगा? क्योंकि इस्लामाबाद यूनाइटेड लगातार 3 मैच जीती है और उन्होंने जैसी क्रिकेट खेली है इसमें दो राय नहीं है। उन्होंने बड़ी पॉजिटिव क्रिकेट खेली है, चाहे वो बैटिंग है, चाहे बॉलिंग है, चाहे फील्डिंग है, चाहे कप्तानी है। उन्होंने समझ लें कि उन्होंने बड़ी पॉजिटिव क्रिकेट खेली, जितनी तारीफ करें उतनी कम है। और दूसरी तरफ अगर हम कराची की टीम को देखें तो कराची की टीम ने जिस तरह का मैच जीता है और जिस तरह आप ये कह लें कि जो तारीफ हम इस्लामाबाद की कर सकते हैं, हम मैं उसी तरह कराची की भी करूंगा। वो बिल्कुल क्यों ठीक। करूंगा कि जो कराची ने इस बार टीम पिक की है वार्नर के आने से, और उन्होंने जिस तरह के ऑलराउंडर्स खिला रहे हैं, वो बैटिंग ऑलराउंडर, स्पिन ऑलराउंडर खिला रहे हैं वो, तो उन्होंने ये समझ लें कि एक पूरा पैकेज उन्होंने बनाया हुआ है। और उनकी भी 8 से 9 तक बैटिंग है, इस्लामाबाद की भी 8 से 9 तक ऐसे बैटिंग ही। है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो भी अगर यहाँ पे टॉस जीतेगा ना, तो अगर वो पहले बैटिंग करेगा तो उसको ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि दोनों टीमें बड़ी हैं। जी। और कोई अगर अच्छा टोटल हो जाए 200 प्लस या 250 प्लस हो जाए, जो कि होना चाहिए, दोनों बड़ी टीमें हैं, बैटिंग विकेट अगर हो गया तो दूसरी टीम के लिए मुश्किल होगी। क्योंकि
अगर तो ऊपर से एक दो विकेटें चलिए, गिर गई हाँ, तो फिर वो वाली करना उनके लिए मुश्किल हो मुश्किल जाएगा। होगा। हमने देखा भी अभी तक यही है कि जो टीम पहले खेल रही है एक्सेप्ट वन मैच, वो चेस करना मुश्किल हुआ है। अभी आपसे इजाज़त चाहेंगे जी। उमर भाई, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। इंशाल्लाह कल दोबारा मिलते हैं आप लोगों से। अपना ख्याल रखिए, पीएसएल एंजॉय कीजिए, कराची वालों स्टेडियम भी ज़रूर जाएं और मैच को देखें, अपनी टीम को सपोर्ट करें। आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।